और पहली बार जो भी विजिट कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती फैमिली को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद नहीं करता है? पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा गया था साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद नहीं करता है। यानी आप सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद कौन करता है? मूल प्रणाली करता है, मौखिक एवं और गैर मौखिक संचार भी करते हैं, और अधिगम की व्यवस्था और प्रक्रिया में अंतर करते हैं। लेकिन सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता में जो बुद्धि होता है ये मदद नहीं करता है। इसलिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे शिक्षकों के प्यारी प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, ब्रदर सिस्टर एंड टीचर, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम। साथियों आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दूसरा प्रश्न है, शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था में रखी जाती है? तो शारीरिक मानसिक व्यक्तिगत विकासों की जो मूल आधारशिला होती है साथियों, यह किस अवस्था पर रखी जाती है? सभी लोग बताइएगा। अब देखिए प्रश्न पर समझिए, शारीरिक और मानसिक व्यक्तिगत विकासों के मूल आधारशिला की बात करेंगे तो शारीरिक और मानसिक दोनों दिया है, तो कहीं ना कहीं अगर मूल आधारशिला की बात करें तो किशोरावस्था ही हो जाएगा या बाल्यावस्था होगा। सभी बताइए, कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आधारशिला की बात करेंगे तो आधारशिला आपके बाल्यावस्था में ही होगी। और बाल्यावस्था मतलब 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें 6 से 9 पूर्व बाल्यावस्था होता है, 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था होता है। यह चीज़ जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी लोग समझ रहे हैं? आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? औपचारिक, संवेदीगामक, मूर्त क्रियात्मक या उपयुक्त सभी? शिक्षक भर्ती में जीन पियाजे से प्रश्न आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जीन पियाजे जी से प्रश्न तो आता ही आता है, तभी तो पहचान पाते हैं हम कि शिक्षक भर्ती का प्रश्न है। जीन पियाजे जी, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, वाइगोस्की। तो जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चौथी अवस्था होती है। 11 से लेके 18 या 16 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक। मूर्त क्रियात्मक होती है 7 से 11, और एक और होती कौन सी होती है? सभी लोग बताइए। तीसरी होती 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था द्वितीय अवस्था कहलाती है। उसका नाम क्या? सभी लोग बताइए। जी हाँ साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ये सारे सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न और भी लाजवाब है, क्योंकि यह रिपीट हो सकता है प्रश्न। थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली निम्नलिखित में से किन क्षमताओं से संबंधित है? पिछली बार पूछा गया प्रश्न। टेलीपैथिक क्षमताओं का होना, अपना और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था, मेटा कॉग्निशन की कमी, ये दिए गए सभी विकल्प। तो थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली इनमें से जिन क्षमताओं से आपके संबंधित होती है वह अपना और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था से संबंधित हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या होता है? देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को जो जो पॉइंट पता नहीं कब कौन सा पॉइंट आपको बता दिया जाएगा, और वो चीज़ आपको माइंड की मेमोरी में सेव करना है, क्योंकि यही एग्जाम में आपको काम आने वाला है। क्वेश्चन आंसर सभी आप बता देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना कैसा होता है? व्यक्तिगतवादी, निष्क्रिय, सक्रिय और सामाजिक, परीक्षा उन्मुख या पाठ्य पुस्तक केंद्रित? देखिए जब आपकी नियुक्त होगी, शिक्षक बनेंगे, जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, आपकी एक प्रगतिशील कक्षा मिलेगी। उस पर जो सीखना होता है, उस पर सीखना होता है सक्रिय और सामाजिक दोनों रूपों में होता है, क्योंकि सीखने में सक्रियता रूप में भी होनी चाहिए और सामाजिक में होना चाहिए। अब आपका जवाब हो रहा है कि ये व्यक्तिवादी और निष्क्रिय क्यों नहीं होता है? क्योंकि निष्क्रिय एक निगेटिव है और सीखने में आपका निगेटिव नहीं हो सकता। तो एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या हो जाता है? सक्रिय और सामाजिक। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कि शिक्षार्थी को जानने में सहायक, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए।
साथियों, जहाँ पे हम शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान के अगर महत्व की बात करते हैं तो शिक्षक को जानने में भी सहायक होता है, शिक्षक को स्वयं जानने में भी सहायक होता है, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में भी सहायक होता है, शिक्षक व्यवसायिक वृद्धि में सहायक होता है। इसलिए कहते हैं ना कि मनोविज्ञान का महत्व बहुत जरूरी है। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य, स्व आकलन, परियोजना मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत परीक्षा पोर्टफोलियो बनाना, मानक निर्देशित या मानदंड निर्देशित परीक्षा की बात की जाती है। तो साथियों, जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं 2020 से प्रश्न आना ये तो कन्फर्म है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए समावेश जो प्रस्तावित करती है वह क्या करती है? समूह कार्य और स्व आकलन। मतलब मूल्यांकन समूह कार्य द्वारा किया जाता है और समूह कार्य से बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता बढ़ती, स्वयं आकलन करने की क्षमता समूह कार्य में। अक्सर आप देखते हैं समूह में क्या है, ज़्यादातर होता है गेम होता है समूह में, तो कोई सोचता है मैं अत्यधिक बना लूँ, मैं अच्छा करूँ, तो इसलिए समूह कार्य में चीज़ें क्या है, बेनिफिट मिलती हैं सभी को, इसलिए समूह कार्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित व्यक्ति में एक स्थायी परिवर्तन है जो उसकी आनुवंशिक विरासत से शुरू नहीं होती है? पिछली बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, एक जीवित व्यक्ति में एक स्थायी परिवर्तन जो उसकी आनुवंशिक विरासत से शुरू नहीं होती है। अधिगम, परिपक्वता, प्रतिवर्त या जातिवृत्ति कार्य की बात की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक जीवित व्यक्ति में स्थायी परिवर्तन जो आनुवंशिक विरासत से शुरू होती है वह परिपक्वता, प्रतिवर्त और जातिवृत्ति कार्य होता है, लेकिन अधिगम से शुरू नहीं होता। अधिगम एक जीवित व्यक्ति में एक स्थायी परिवर्तन है जो उसकी आनुवंशिक विरासत से नहीं होता। बाकी परिपक्वता हो सकती है, प्रतिवर्त क्रिया, जातिवृत्ति ये कार्य हो सकते, लेकिन अधिगम यहाँ पे नहीं होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से आरटीई अधिनियम 2009 प्रतिनिधित्व करती है। आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग सभी लोग जानते हैं, प्रश्न आता ही पूछा जाता है। तो आरटी एक्ट 2009 का प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है प्रतिनिधित्व करेगा? शिक्षा के लिए नागरिक अधिगम, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम या नागरिकों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की बात करते हैं। तो आरटी एक्ट 2009 का प्रतिनिधित्व कौन करता है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के है? अल्बर्ट बंडूरा, डेविड आसुबेल, बीएफ स्किनर या जीन पियाजे जी की? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक जिस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है वह और कोई नहीं, आपके कौन से हैं? में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या किया जा सकता है? तो आप सभी एक चीज़ याद रखिएगा, माइंड के मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। जहाँ पर प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही, मतलब विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। किसके द्वारा? प्रगतिशील कक्षा का मतलब विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? सतत मतलब लगातार, समग्र मतलब पूरा, लगातार संपूर्ण मूल्यांकन अगर हो रहा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? देखिए, लगातार, सतत और समग्र मूल्यांकन भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू एक नीति है जिसे 2009 में आरंभ किया गया है। सतत का अर्थ ही होता है कि छात्रों की वृद्धि और विकास पक्षों का मूल्यांकन करना, इसलिए यहाँ पे विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों को संरचनात्मक संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना इज द राइट आंसर। तो सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्यारा सा प्रश्न दिया गया कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? अब देखिए, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी को, जब आपकी नियुक्त होगी, आप ही की कक्षा का एक विद्यार्थी है जो विभिन्न स्रोतों के बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्थिति प्रदर्शित करते हैं। यानी आपका जो सामाजिक वर्ग है वह शैक्षिक के तौर पर जो है निम्न स्तरीय उनका प्रदर्शन रहता है, यानी कि उनका बढ़ावा नहीं दे रहे। तो इस रूढ़िवादिता और परिणामिक रूढ़वादी
आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? तो ऐसे विद्यार्थी जिनका समाज, जिनका कल्चर जो है शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो उसके लिए सबसे क्या ज़रूरी होगा शिक्षक के रूप में कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ और उदाहरण उनको प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो समाज में आगे बढ़ेंगे, ऐसी-ऐसी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहले ही प्रश्न पर उत्तर हमारा क्लियर होगा। जब कोई समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करते हैं कि ये विश्वास करना चाहिए शिक्षकों को कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, क्योंकि समावेशी कक्षा है। आपके लिए सभी विद्यार्थी बालक बालिकाएं समान हैं। अगला, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करती है। कोई विद्यार्थी है, बालिका है, बालक है, जो इस प्रकार से जो है कक्षा में लक्षण जो है उनका प्रदर्शित होता है कि पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई हो, तो ये किसके सूचक होंगे? तो इस प्रकार की चीज़ें जब दी जाती हैं तो इस प्रकार के जो सूचक हो जाता है वह होता है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी, क्योंकि पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न सी शब्दावली कौशल है, पाठ पढ़े हुए पाठ को समझने और याद करने में कठिनाई हो रही, मतलब अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी कैटेगरी पर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकते हैं या संशोधित कर सकता है? तो शिक्षक जो है एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता की बात की जा रही है। समावेशी कक्षा है लेकिन विशेष योग्यता वाले वर्ग के अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? जब विशेष प्रकार चूंकि दिया गया है, इसलिए विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। इसे सीटेट में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? आपकी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी हैं, उनको प्रोत्साहित करना है, तो कहीं ना कहीं अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो ऐसा कारक जो सार्थक अधिगम का पक्ष ले वह होगा विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम प्रति सराकोर रखना। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण होगा? अब प्रश्न दिया गया हमारा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एग्जाम्पल्स बताना है जो प्रभावकारी हो, कैसा हो, समस्या समाधान की रणनीति हो, मतलब समस्या को साधन साध्य विश्लेषण अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित कर दिया जाए। जब समस्या साधन साधकों विश्लेषण को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित किया जाएगा तो वह आसान हो जाएगा। इसलिए प्रभावशाली समस्या का कोई भी समस्या समाधान की रणनीति बेस्ट यही है, उसको क्या करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए, टुकड़ों में बांट देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं होगी? यानी आपके लिए जानना जरूरी कि शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली क्या क्या होनी चाहिए। यानी कि बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग पर्यवेक्षण, संवाद परिचर्चा ये होनी चाहिए, लेकिन दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, यह एक शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं होगी। बाकी ये तीनों प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? देखिए, जब आप जाएंगे क्लास में पढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, तो एक शिक्षक रूप में किस प्रकार का आपको बर्ताव करना चाहिए उस कक्षा में? उस कक्षा में उन बालकों से बात करना चाहिए, उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जो संरचनावादी उपागम होते हैं वे क्या बताते हैं कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या होता है? तो ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक विद्यार्थी व पूर्वाज्ञान। जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होता है, उसने जो पहले सीखा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे हैं, क्रिएटिविटी तो करेंगे ही करेंगे, तो बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना कर रहे हैं,
इस पृष्ठभूमि में शिक्षक के लिए क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक के तौर पर जो आपका कर्तव्य होता है कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। क्योंकि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे जो है सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना कर रहे हैं। इसलिए आपको उनको साथ देना चाहिए और ऐसा ही कंसेप्ट चुनकर, सब्जेक्ट चुनकर उन पर जो है प्रतिक्रिया जानना चाहिए, उनकी सोच को जानना चाहिए, उनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना चाहिए। अगला, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, रिलेशंस होते हैं। अब संज्ञान और संवेग की बात की जा रही है तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कौन होगा कि द्विदिशी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ये दोनों क्या है, संज्ञान और संवेग, ये द्विदिशी है और इन दोनों के बीच क्या होता है, गतिशील पारस्परिक क्रिया होती। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? 4 कारक दिए गए। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा स्तरीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। देखिए साथियों, ऐसा कारक जो अधिगम को प्रभावित करे। अधिगम मतलब सीखना। तो सीखने के लिए क्या क्या आपका देखिए, विद्यार्थी का अभिरुचि भी इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थी की सामवेगिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा शास्त्र की रणनीतियाँ भी जरूरी है और इसके साथ साथ विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी जरूरी है। इसलिए सभी ऑप्शन, तो सभी किस में दिया गया है, हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। डी ऑप्शन में चारों दिए गए, इसलिए डी ऑप्शन को हम चयन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं, आपका फीडबैक जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह नहीं मानता था कि केवल शारीरिक प्रतिक्रिया ही व्यक्तिपरक भावनात्मक प्रक्रियाओं की व्याख्या कर सकती है? जेम्स लैंगले सिद्धांत, कैनन वर्ड सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम या सेक्टर सिंगर का संवेग सिद्धांत। तो जो सिद्धांत यह नहीं मानता कि केवल शारीरिक प्रतिक्रिया ही व्यक्तिपरक भावनात्मक प्रक्रियाओं की संख्या व्याख्या कर सकती है, वह कहलाती कैनन वर्ड सिद्धांत। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो पिछली बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996, निर्योग्यता और समानता अधिनियम 2010, निर्योग्यता विभेद अधिनियम 1995, निर्योग्यता अधिनियम 2005। देखिए साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संदर्भ में जिसकी ओर संकेत करता है, निर्योग्यता अधिनियम 2005। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, ज्ञान सीमांसा का संबंध किससे होता है? ईश्वर के आश्रित संबंधी तत्व के ज्ञान के अध्ययन से, आत्मा संबंधी तत्व के ज्ञान के अध्ययन से, सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान के अध्ययन से, या ज्ञान की उत्पत्ति संरचना प्राकृतिक संबंधी अध्ययन से? नाम से ही पता चलता है ज्ञान सीमांसा, अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति संरचना प्राकृतिक संबंध अध्ययन से। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं? वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, अंतः प्रज्ञा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे वंशानुक्रम का प्रभाव कहते हैं। क्या? जो तर्क पर आधारित हो। आई होप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, इवान इलिच की, माइकल एप्पल की, या मॉन्टेसरी की? जी हाँ, डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी रचना है ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ 30 में से आपने बाल विकास शिक्षा शास्त्र में कितने CDP में कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी कमेंट करना है। जिनका 25+ का स्कोर रहा तो बेस्ट पोजीशन में लगे रहिए, भर रहे हैं तैयारी है। अगर कम आ रहा तो जितने भी हम प्रैक्टिस सेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे प्रैक्टिस सेट हैं, सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रिपरेशन को लगे रहिए क्योंकि क्वालिफाइड करना है तो 90+ तो स्कोर चाहिए ही चाहिए सभी के लिए। और जिनको भी प्रिपरेशन में और बूस्ट करना है और तैयारी बेहतर करना है तो हमारी टॉपर नोट्स भी है। जिनको टॉपर नोट्स प्राप्त करना हो तो आपको केवल कमेंट करना है 9630689598 9630689598 इस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपके अगले क्लास पर, अगले सेशन पर। धन्यवाद सभी का।